नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर। इसकी कुछ प्रॉब्लम ट्राई करी सिद्धांत? हाँ सर। कुछ हुई है एक दो या नहीं हुई है? शुरू की तो इजी थी सर, वो तो काफी हो गई। मतलब पहले के कंपैरेटिवली इस चैप्टर में कुछ थोड़ा सा ज्यादा समझ आया? हाँ सर। मतलब पहले से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? हो रही है सर। चलो, पहले जो बेसिक प्रॉब्लम में तुम अटकते थे, कहाँ पे अटकते थे? पहले सर इतनी प्रॉब्लम्स ट्राई नहीं करी। मतलब वो वहाँ पे जो करवाते थे क्लास में वो करता था मोस्टली तो। बस, हाँ सर। मतलब अपने से कोई प्रॉब्लम ट्राई नहीं करी, घर पे कोई बुक वगैरह नहीं बताई थी? वो उससे कहते थे अपने मटेरियल से, उससे करी थी कुछ। उसमें और इसके स्टैंडर्ड में फर्क है कुछ? हाँ सर, वो तो सब उल्टा ही बताते थे। वो HCV मैंने पूछी कि HC वर्मा से करने हैं क्या क्वेश्चन, उन्होंने कहा HC वर्मा तो छूनी भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्या, ऐसा पाप है छूना कोई? कह रहे थे कि वो इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं, उन मतलब जो JEE के लिए प्रैक्टिस वो कर रहे होते हैं, तैयारी उनके लिए होती है। क्यों, हमने कर लिया तो पाप हो जाएगा? पता नहीं सर, कह रहे थे कि वो काफी ऊपर के लेवल के, हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कह रहे थे। चलो, तुम्हारी अच्छी सोच। उन्हें बता देना कि सर मैंने कर ली। ठीक है। कह देना कि सर आई हैव डन। मतलब हमें लेवल ऊपर ही तो करना है भाई, थोड़ा सा, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें यस सर। सामने वाले का लेवल तो हमें पता नहीं, कि सब लोग अपना लेवल बताएंगे, हम आगे देखो भाई ये हमारा लेवल है, तुम इतनी तैयारी करो, तो खड़ा होता है। हाँ सर। चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा ना काम की बात बता, आज बस हम स्प्रिंग का एक केस करेंगे, फिर कल दिन में 2 बजे क्लास लेंगे जरा, ठीक है? ठीक है सर। देख लेंगे, कल चाहे 2 बार कर लेंगे, 2 बजे भी कर लेंगे, इस टाइम भी कर लेंगे, कल निकाल लेंगे। अब देखो, अगर तो सपोज कीजिएगा हमारे पास एक स्प्रिंग है। देखो, एक एक बात को ध्यान से समझना, फिर इसको ठीक से प्रैक्टिकल कर। इस स्प्रिंग के ऊपर तुमने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और इस स्प्रिंग का जो के है वो 400 न्यूटन पर मीटर, ठीक है? यस सर। ये यहाँ पर। अब तुम ये देखो कि जब हम इस पे 400 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग है, उस पर 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में एलोंगेशन कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू के एक्स नॉट। तो हुक्स लॉ से, तो यहाँ से एक्स नॉट कितना होने वाला है, बोलो? 20/K। 1/20। 1/20 कितना होगा? 20/400। तो 1/20 तो होगा हाँ सर। 0.01 मीटर। या ऐसा नहीं होगा? नहीं, 0.01 नहीं, 1/20, 0.05। 0.05। हाँ, 0.05 होगा। यस सर। अब अपने पास एक दूसरा स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर है। इस पे भी हमने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे एलोंगेशन कितनी होगी, बोलो? 0.02। 0.02 या 0.2? 0.2 मीटर। तो तुम ये देखो कि जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा है, इसका मतलब वो सॉफ्ट स्प्रिंग है, वो कम फोर्स लगाने से ही ज्यादा एलोंगेट होता है। या 1 मीटर एलोंगेशन के लिए यहाँ 100 न्यूटन के फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और 1 मीटर एलोंगेशन के लिए यहाँ 400 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ ज्यादा हाँ फोर्स की रिक्वायरमेंट है सेम एलोंगेशन के लिए, वो स्प्रिंग थोड़ा टफ मटेरियल का,
हाँ सर, स्ट्रॉन्ग ज्यादा है उसका मतलब। हाँ, तो जिसका के बड़ा है इसका मतलब वहां सेम फोर्स अप्लाई करने से एलोंगेशन छोटी है। पहले तो ये बता दो, ये यस बात सर। समझ आई नहीं ऐसे आगे ना? आ गई सर। ठीक है, अब जरा हम इसको पहले पेज नंबर डाल लेते हैं। पेज नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है कि दो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं K1 और K2। ये है, ये F है। अब तुम ये समझो यहाँ पर कि देखो, अगर हम दो स्ट्रिंग, एक ये है ब्लू कलर की स्ट्रिंग है, एक ये रेड कलर की स्ट्रिंग है, इन दोनों को हमने एक फिक्स सपोर्ट से अटैच किया और दोनों को साथ में अटैच कर कर ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन क्या होगी, बोलो? अलग अलग। नहीं, अलग अलग क्योंकि सेम होगी। अलग स्प्रिंग है ना लेकिन सर। नहीं, देखो इसका हर एक एलिमेंट रेस्ट पे है। हाँ सर। तो अगर तुम इसके हर एक पार्ट का एफबीडी बनाओ, मान लो तुम इसको यहाँ से कट लगाते हो, तो यहाँ मान लो टेंशन टी है, तो इधर की तरफ भी तो टी होगी, फिर ये दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, यहाँ ये टेंशन टी होगी, फिर ये यहाँ पर टी होगी। मतलब तुम इनको टी वन मान सकते हो, फिर इन न्यूटन थर्ड लॉ से एक ये टी जैसे ही वन एक्ट होगी, करेगा फिर वो। ये T2 होगी, फिर ये T2 होगी, तो ये T3 होगी, फिर ये तुम न्यूटन थर्ड लॉ से मार्क करते जा रहे हो कि ये आपस में कनेक्ट होंगे तो पूरी स्ट्रिंग बनेगी। ये स्ट्रिंग के अलग अलग पीसेज हैं। तो तुम देखो, ये रेस्ट पे है, तो अगर ये रेस्ट पे है तो T=T1 है। यस हाँ सर। सर। ये भी रेस्ट पे है, तो T1=T2 है, तो T2 T के इक्वल ही तो हो गया। हाँ सर, सारी इक्वल हो। फिर तो ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन क्या होगी, सेम ही तो होगी। सेम हो। ये केस तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जब स्ट्रिंग फिक्स सपोर्ट से अटैच होती है तो उसमें थ्रू आउट द टेंशन सेम होती है, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अब तुम ये देखो कि जब ये दोनों स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्ट होंगे और हम उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स के अंडर में इनको एनालाइज करेंगे, तो तुम ये चेक करो इसमें पहले कि इसमें से जो हार्ड स्प्रिंग है वो कम एलोंगेट होगा और जो सॉफ्ट स्प्रिंग है वो ज्यादा एलोंगेट होगा। बोलो, ये बात तुम्हें समझ आती है नहीं? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। तो इनमें से एक हार्ड है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो हमने ये अज्यूम किया कि ये जो रेयर स्प्रिंग है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा इसमें कितनी एलोंगेशन। ये इसमें x1 एलोंगेशन। अब चूंकि ये x1 तो ये इधर को शिफ्ट हो गया, इसका खुद का एलोंगेशन भी है, तो ये जो दूसरे वाले स्प्रिंग का फ्री एंड है, ये कितना डिस्प्लेस होगा, जितना दोनों स्प्रिंग की एलोंगेशन मिला के। मतलब ये यहाँ से डिस्प्लेस होगा x1 प्लस x2, जिसमें से x2 राइट स्प्रिंग की सेल्फ एलोंगेशन। ठीक है सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है भैया डिस्कस करने को, वो ये है कि इस स्प्रिंग की एलोंगेशन है x1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, तो इसके लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा K1x1, इसके लिए होगा K2x2। बोलो, कोई डाउट है क्या नो सर। किसी को? हो तो बताओ। सर नहीं है पक्का नहीं है ना? सर। हाँ। अब तुम ये देखो इसमें भाई कि ये दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग का हमने अभी अरेंजमेंट शो किया था, और ये इसमें कोई डिस्टरबेंस थोड़ा, ये तो या इट्स नॉट डिफरेंस थोड़ा, ये कोई
तो यहाँ पे हम क्या ये नहीं लिखेंगे? बताओ। हाँ सर। भाई हम यहाँ से टेंशन को मार्क करें या यहाँ से मार्क करें, कहीं से भी देखें वो दोनों सब इक्वल ही तो थी। इस तो इससे देखेंगे टेंशन, तो इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा है तो एलोंगेशन छोटी है, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा है तो एलोंगेशन बड़ी है, पर है इस तरह से एडजस्टेड कि दोनों में टेंशन सेम ही रहेगी। Yes, sir. बताओ किसी को कोई डाउट है तो इसमें? तो नो सर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो x1 जो है वो F/K1 है, और x2 जो है वो F/K2 है। सब लोग एग्री हो ना इस बात से? यस सर। अब इसमें आगे हम कहेंगे भाई कि इफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग is replaced by combination of string is replaced by a single equivalent string having स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। तो ये स्प्रिंग जो है इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहलाएगा कब? जब हम कहेंगे कि अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स F इट गिव्स सेम एलोंगेशन x1 प्लस x2। तो हम फिर कहेंगे कि भाई इसमें जितना काम ये अकेला स्प्रिंग कर रहा था उतना ही अब ये जितने दोनों कर रहे थे उतना ये अकेला कर रहा है। तो इस पे जब हम ये फोर्स लगाएंगे F, तो इसमें जो एलोंगेशन आना चाहिए अगर उतना ही है जितना उन दोनों में था, यानी कि x1 प्लस x2। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो No, sir. यहाँ पे F इक्वल टू क्या k इक्विवेलेंट x1 प्लस x2 नहीं होगा? Yes, sir. या फिर अगर हम कहें इसमें कि जो x1 प्लस x2 है क्या ये F अपॉन k इक्विवेलेंट नहीं यस। है? अब जरा यहाँ से देखो जरा, x1 और x2 की वैल्यूज देखो, यहाँ डाल दो F/K1 प्लस F/K2 इक्वल टू F/K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से 1/K इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/K1 प्लस 1/K2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की तरह है। ठीक है, अगर Yes, sir. दो से ज्यादा स्प्रिंग होते हैं तो 1/K3 और आ जाएगा। अब देखो, एक स्प्रिंग का K1 है 2, एक स्प्रिंग का K2 है 4, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, सॉरी सीरीज में। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो होगा वो ऐसे निकालेंगे हम लोग। कितना होगा? 4/3, ये तो होगा। हाँ सर। Yes. तो तुम ये देखो ये 1.33 के करीब है। है। इनमें से जो छोटे वाला स्प्रिंग कांस्टेंट था वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2 था, ये तो उससे भी छोटा है। यस सर। तो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करने से हम उनको और सॉफ्ट बना रहे हैं, यानी कि उनका केक कम कर रहे यस सर। हैं। और स्प्रिंग को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा K1 प्लस K2 6। यानी कि अगर हम स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे, तो हम एक जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग बना रहे हैं वो थोड़ा सा हार्डर बना रहे हैं।
ठीक है। हाँ सर, उसमें बढ़ जाएगा। हाँ, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्प्रिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बता दो इसमें कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। नहीं सर। तो अभी ना No, sir. अभी हम आगे वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक बार दोबारा से यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा सा तुम्हें समझ आ जाए तो ठीक है, अगर तुम्हें ना समझ आए तो मुझे बता देना एक बार। तुम ये देखो कि जैसे ये स्प्रिंग है, जब हम इस स्प्रिंग को आगे की तरफ पुल करते हैं, तो सपोज कीजिएगा कि इस स्प्रिंग को हमने इसकी नेचुरल लेंथ से एक्स डिस्टेंस तक या एक्स नॉट डिस्टेंस तक इसको स्ट्रेच कर दिया। तो तुम ये देखो कि ऐसा तो है नहीं कि एक्स नॉट डिस्टेंस जो है वो एकदम से आगे कहीं से। मान लो हाँ सर। एक्स नॉट 10 सेंटीमीटर है, तो एक एक मिलीमीटर डिस्टेंस आगे बढ़ी होगी तब जाके 10 सेंटीमीटर आया होगा, यस सर। या उससे भी छोटे छोटे इंटरवल कवर हुए होंगे। अब तुम देखो जैसे ही कोई एलोंगेशन बढ़ती है तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स तो एलोंगेशन बढ़ने से तुरंत बढ़ जाता है। हाँ सर। तो हमें स्प्रिंग को फर्दर पुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना पड़ रहा है। सर। हाँ सर, बढ़ाएंगे। तो ये देखो हमने इस स्प्रिंग को यहाँ फर्स्ट सिचुएशन से सेकंड सिचुएशन तक स्ट्रेच किया है अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल अप्लाइड फोर्स है। बोलो ये बात समझ आई नहीं है? आ गई सर। तो Yes, sir. हमने जब इस स्प्रिंग को वेरिएबल फोर्स के अंडर में स्ट्रेच किया है, तो अगर हम वर्क कैलकुलेट करने लगे, जो वर्क हम करेंगे वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो रहा है। जैसे एक ब्लॉक को हम नीचे से उठाते हैं तो ग्रेविटी हमारा अपोज करती है, जब उस ब्लॉक को उठा के यहाँ रख देते हैं तो जो वर्क हम करेंगे वो इस ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता हो जाएगा। है। तो जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने से जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है। ठीक है सर। तो हम क्या मानेंगे इसमें कि इस स्प्रिंग की टोटल एलोंगेशन यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम ये मान लेंगे कि अभी स्प्रिंग को हमने एक्स नॉट तक स्ट्रेच नहीं किया है, अभी हम रास्ते में ही है। हमने एक्स डिस्टेंस तक उसको स्ट्रेच किया है। जब एक्स डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर रहे हैं उसको, तो हम कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे? के एक्स। फॉर फर्दर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, एलोंगेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो फोर्स भी ये इस इंटरवल के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसके लिए जो वर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना है? के एक्स डी एक्स। अब इस पूरी जर्नी में जो हम यहाँ से यहाँ तक देखने वाले हैं, ये ऐसे ऐसे इंटरवल्स हम हर जगह सेलेक्ट कर सकते हैं और हर एक इंटरवल का वर्क जोड़ सकते हैं। देखो ये पहला इंटरवल जो हम लेंगे वो कहाँ पे लेंगे? जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। और लास्ट कहाँ पे लेंगे? जब एक्स की वैल्यू होगी एक्स नॉट। तो ये सॉल्व करके के तो कांस्टेंट है, एक्स एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 0 से एक्स नॉट। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? हो सकता है नई लड़की है इसको थोड़ा डाउट है क्योंकि इसने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं होगा। तो बाकी तुम लोग बताओ जरा, ये बात समझ आई नहीं? आ गई सर। तो Yes, sir. बेसिकली हम यहाँ से क्या सीखने वाले हैं, मतलब अभी हम आगे वर्क पावर एनर्जी में भी करेंगे इस डेरिवेशन को दोबारा से, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। कि जब एक स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट डिस्टेंस एलोंगेट होता है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। समझ आ गया ना ये बात? हाँ सर। अब तुम ये देखो, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत ध्यान से सीखने की जरूरत है। ये एक स्प्रिंग है जो कि अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। अब दो तरीके तुम देखना इसको, तुमने इसके नीचे यहाँ पे अपने हाथ से इसको सपोर्ट दे रखा है,
ठीक है सर। तो ये रुक रहा है तुम्हारी हथेली पे। अब तुम अपने हाथ को यस। बहुत अब तुम इसे अपने हाथ को बहुत स्लोली धीरे 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 नीचे की तरफ लेके जाते हो, जिससे कि तुम्हारे हाथ पे ही बना रहता है। तो तुम थोड़ी देर बाद देखोगे कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुम्हारा हाथ तो नीचे जाने लगेगा और ये फर्दर नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। यस सर। वो पोजीशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एफबीडी बना के और फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। क्या लिखेंगे? mg इक्वल टू के एक्स नॉट। तो यहाँ से एक्स नॉट आ जाएगा mg बाई के। एग्री होने इस बात से? यस सर। यस। अब तुम दूसरे सिचुएशन को इमेजिन करो। पहली सिचुएशन में तो तुम इसे अपने हाथ से सपोर्ट देकर नीचे की तरफ ला रहे थे, ठीक है। हाँ सर। अब की बार तुमने क्या किया कि यहाँ जो तुम्हारा हाथ इसके नीचे था, तुमने उसको इमीडिएटली एकदम से ऐसे हटा दिया। हाँ सर। मतलब पहले तुम इसको यहाँ हाथ की सपोर्ट दे के लाए नीचे तक कंटिन्यूअसली यहाँ तक। अब की बार तुमने इसके नीचे अपना हाथ रखा था और उस हाथ को तुमने इमीडिएट ऐसे हटा दिया। यस सर। तो तुम ये देखो कि इस ब्लॉक के ऊपर एकदम से कौन एक्टिवेट हो जाएगा? एमजी। ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा? 0। ठीक है ना भाई? इनिशियल पोजीशन में। हाँ, तो अब नेट फोर्स किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नीचे। तो जिस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेल फोर्स है उसी तरफ एक्सेलेरेशन होगा। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इंक्रीज होगी। तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से नीचे चलेगा। पहले क्या था? ये फोर्स 0 था, तुमने इसके नीचे हाथ लगा के इस 0 को एडिशनल फोर्स देके बैलेंस कर रखा था, जिसकी वजह से वेलोसिटी नहीं बढ़ने दे रहे थे तुम इसकी। ठीक है। यस सर। अब की बार हाथ का सपोर्ट है ही नहीं, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जैसे ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ऊपर की तरफ अब एलोंगेशन होने से कुछ फोर्स आ जाएगा kx1। ठीक है। यस सर। जो कि अभी भी mg से कम है। अभी भी नेट फोर्स किधर है? नी- डाउनवर्ड ही है। नीचे। तो एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो यानी कि वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ ही रही है। तो हाँ सर। ये थोड़ा और नीचे जाएगा। अब एलोंगेशन हो जाएगी x2। तो ये जब तक एलोंगेशन kx2 kx3 kx4 kx नॉट नहीं हो जाती तब तक इस पे नेट फोर्स नीचे ही रहेगा, यानी कि यहाँ तक, इस पोजीशन तक। यहाँ जाके ही तो एलोंगेशन और के ने mg को बैलेंस किया। इससे पहली सारी जितनी भी ये जर्नी है, यहाँ तो mg ही बड़ा होगा ना। हाँ सर। तो यानी कि ये समझो तुम कि इस जर्नी को कवर किया जाएगा तब इंक्रीजिंग स्पीड से। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे क्या ये रेस्ट पे आएगा क्या इस जगह? ये बता दो बस। यहाँ पे। नहीं आएगा सर। यहाँ तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। हाँ सर, नीचे चला हाँ, जाएगा अब सर। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो अब के एक्स नॉट से एलोंगेशन बड़ी फोर्स देके mg से बड़ी हो जाएगी, तो नेट फोर्स किधर होगा? ऊपर। यस सर। एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर। और वेलोसिटी किधर है? नीचे। तो अब वो वेलोसिटी रिटार्ड होने लगेगी। होगी। रिटार्ड होते होते फिर ये फाइनली कहीं जाके रेस्ट पे आएगा। हाँ सर। तो ये एलोंगेशन कहलाएगी मैक्सिमम एलोंगेशन, जो कि इक्विलिब्रियम एलोंगेशन से थोड़ी अलग है। एम्पलीट्यूड भी तो कहते हैं ना वो सर इसे। आगे चली जाएगी, वो तो एसएचएम एम्पलीट्यूड तो भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, वो तो एसएचएम में पड़ेगी। ठीक है सर। तो अब हम अगर इसको कैलकुलेट करने लगे तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ तो हम इक्विलिब्रियम एलोंगेशन पे तो फोर्स बैलेंस करेंगे, पर यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0।
यहाँ Yes, पे sir. यहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। है। पर ब्लॉक ने अपनी ग्रेविटी में हाइट कम कर ली, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ लॉस हो गया। हाँ सर। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काइनेटिक एनर्जी में गेन शो नहीं कर रहा, फिर कहाँ गया? स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, तो यानी कि स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। यस सर। बोलो, ये बात समझ आई नहीं? आ गई सर। तो जो सबसे ज्यादा elongation है, क्या उसमें सबसे कम पोटेंशियल फोर्स होगी? नहीं, फोर्स तो सबसे ज्यादा होगी वहां, क्योंकि सबसे ज्यादा एलोंगेशन है वो। आपने कहा था ना कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ब्लॉक के ऊपर से नीचे आने से। तो जो लॉस है, अगर अगर तुम अपनी एनर्जी का लॉस करते हो तो कोई ना कोई वर्क तो करोगी ना। तो यस सर। जितना ज्यादा तुम्हारा लॉस होएगा उतना ज्यादा दूसरी जगह गेन होगा। भाई मान लो तुम क्या करती हो, मान लो तुम मतलब किसी गाड़ी को पुश करती हो, तो जितने तुम्हारी एनर्जी का लॉस होएगा उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी। यस सर। तो मैं मान लूं कि अगर एक्स की जो मैक्सिमम एलोंगेशन है, इसकी एक्स है, यहाँ से रिलीज करने पे, ये जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे मैं वहां भी बताऊंगा, मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि दिमाग में पहले से रहेगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस एम जी एक्स मैक्सिमम, तो एम जी एच। और अगर एक्स एलोंगेशन स्प्रिंग में होता है तो उसके, अभी हमने थोड़ी देर पहले एनर्जी कितनी स्टोर होती है डराइव करी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर से ये। तो एक्स मैक्सिमम कितना हो गए हैं? 2 mg/k। बेसिकली इस चीज को तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम एलोंगेशन होती है, ये यहाँ से देखो वो है mg/k। और यही यहाँ से mg/k नीचे इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। और अगर यहाँ से हम फ्रीली इस ब्लॉक को छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ 2 mg/k डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि वो इक्विलिब्रियम एलोंगेशन तक आने में जितना चलता है उसके आगे उतना ही और चला जाएगा। यहाँ से चेक कर लो। ओके सर। समझ गए ना ये बात? यस सर। तो दो चीजों को तुम्हें इंपॉर्टेंटली फोकस रखना है कि एक इक्विलिब्रियम एलोंगेशन होती है और एक मैक्सिमम एलोंगेशन होती है। इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से डील करेंगे, ये ध्यान रख लेना कि इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा, और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। इसलिए तुम्हें ये बात मैंने एडवांस में बता दी, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखने की जरूरत है तुम लोग। ओके सर। अब मुझे तुम ये बता दो कि तुम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं या नहीं किए? आज Yes, ने sir. की। कितने करे हैं ये बताओ? 15।